हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 17वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए हम लोग जिस क्वेश्चन सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें जीएस 1 और जीएस 2 के साथ निबंध हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग जीएस 2 के अंतर्गत पॉलिटी सेक्शन का शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, जिसकी प्रबल संभावना बनती है 17वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में आने की। हम लोग इसे काफ़ी अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर 80 से 90 शब्दों में आपको देना है, क्योंकि यह 7 या 8 नंबर का होता है। देखिए आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने वर्ड में लिखना है। तो देख लीजिए, एक नंबर पे 10 वर्ड काउंट करते हैं। जैसे यदि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 से 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 शब्द। अगर 38 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 शब्द। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके उसके आसपास शब्द के साथ हम लोग आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस एक पेज में लिखना है, अर्थात 80 से 90 शब्दों में, और लॉन्ग क्वेश्चन 350 से 380 के शब्दों के बीच में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस करा सकूं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइएगा, जहां आपको पीडीएफ समय समय पर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करके शुरू करते हैं जल्दी। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न करेंगे, देखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। शॉर्ट में ऐसे ही आएगा। पहला प्रश्न, कार्यपालिका के विधि निर्माण की शक्ति, इसको हम लोग देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, क्षेत्रीय दलों का भारतीय राजनीति पर प्रभाव, इसको देखने का प्रयास करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को देखने का प्रयास करेंगे। चौथा, संविधानवाद एवं संविधानवाद में अंतर, इसको देखने का प्रयास करेंगे। पांचवा क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम, इसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है कि कार्यपालिका के विधि निर्माण की शक्ति। अब इसमें देखिए भूमिका शॉर्ट में देना है, बॉडी पार्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट को दे देना है, और उसके बाद निष्कर्ष 2 लाइन में दे देना है। आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए भूमिका क्या बताएंगे आप कि लोकतंत्र में कानून बनाना संसद का काम है, लेकिन कार्यपालिका भी कुछ परिस्थितियों में कानून बना सकती है। अब देखिएगा, संसद मतलब विधायिका, आप देखेंगे कि कानून बनाने का काम विधायिका करती है, लेकिन कभी विपरीत परिस्थितियों में सरकार को भी कानून लाने का बनाने का अधिकार है अध्यादेश के माध्यम से, जिससे शासन प्रणाली सुचारू रूप से चल सके। इसीलिए उसको विशेष अधिकार दिया गया है। अब आप पैरा चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे कि इन विधि निर्माण की शक्तियों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप बता देंगे। अब देखिए पहला पॉइंट क्या बताएंगे, अध्यादेश लाने की शक्ति। अब देखिए अध्यादेश क्या होता है। देखिए अध्यादेश एक्चुअली होता है ना कि जब संसद सत्र में नहीं होता है और कोई आवश्यक कानून लाने की जरूरत होती है, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जबकि राज्य 213 अनुच्छेद के तहत। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 113 राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 213 राज्यपाल को संसद या विधानसभा के न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अब देखिए अध्यादेश, इस चीज़ को आप जान लीजिए कि अगले संसद के अगले सत्र में पास होना भी जरूरी होता है, नहीं तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट अब बताएंगे कि नियम और उपनियम बनाना। अब देखिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए कार्यपालिका विभिन्न नियम और उपनियम बनाती है। मतलब क्या, अब देखिएगा जब संसद कोई कानून बनाती है तो उसमें केवल मूल प्रावधान होते हैं, लेकिन कानून को लागू करने के लिए सरकार संबंधित विभागों को नियम बनाने की शक्ति देती है। सरकार मतलब कार्यपालिका। ये नियम और उपनियम कानून की व्याख्या करते हैं और प्रशासन के लिए दिशा निर्देश एक प्रकार से तय करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बताएंगे कि आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार। अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे, सरकार नीतियों और आर्थिक मामलों से जुड़े नियम बनाकर देश के विकास में योगदान देती है। मतलब क्या, देखिए सरकार बजट बनाती है और योजनाएं लागू करती है, जैसे मनरेगा हो गया, पीएम किसान योजना हो गया, स्टार्टअप हो गया, स्टार्टअप इंडिया आदि। अब देखिएगा व्यापार एवं उद्योगों को नियमों में छूट देती है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिले। अब आप देखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में निवेश करके एक प्रकार से जो सरकार नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाती है। अब इतना लिखने के बाद थोड़ा करेंट टच इसको देंगे, मतलब सामयिक संदर्भ में भी देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए हाल ही में सरकार ने विभिन्न अध्यादेशों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे कृषि कानून। ऐसे कृषि कानून बाद में निरस्त हो गया, और 3 तलाक पर अध्यादेश। अब देखिए ये तलाक पर अध्यादेश किया है। अब देखिए
कहने का मतलब है कि मुस्लिम महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए तत्काल मतलब ज़रूरत था, मतलब तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए, मतलब कानून बनाने के लिए अध्यादेश लाया गया। जब इतना बता देंगे तो उसके बाद फिर आप इसको कंक्लूड कर देंगे 2 लाइन में, निष्कर्ष बताएंगे। निष्कर्ष में क्या बताएंगे कि कार्यपालिका की विधि निर्माण की शक्ति आवश्यक है, लेकिन इसका संतुलित उपयोग होना चाहिए ताकि ताकि लोकतंत्र की बुनियादी संरचना बनी रहे। कहने का मतलब है कि भले ही विधायिका को कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में कार्यपालिका को भी विधि निर्माण की शक्ति होनी चाहिए, लेकिन उतना ही होना चाहिए जहाँ तक संतुलन बना रहे, नहीं तो फिर समस्या पैदा हो जाएगी। इसीलिए इन दोनों में संतुलन स्थापित होना एक अच्छे लोकतंत्र का पहचान है। जब इतना आप लिख देंगे तो यह आंसर आपका हो गया। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस पे क्षेत्रीय दलों का भारतीय राजनीति पर प्रभाव, इस पे टिप्पणी करना है, तो अब क्या लिखेंगे आप? अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग इसको भूमिका बताएंगे कैसे कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव पिछले कुछ दशकों में बढ़ा है। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ये दल भी केंद्र और राज्यों की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप कहेंगे कि क्षेत्रीय दल क्या होता है? क्षेत्रीय दल का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, ऐसे राजनीतिक दल जो किसी विशेष राज्य या क्षेत्र तक सीमित होते हैं और उनके मुद्दे भी स्थानीय होते हैं। जैसे देख लीजिएगा, बिहार में आप जेडीयू को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, महाराष्ट्र में शिवसेना को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में आप तृणमूल कांग्रेस को देख लीजिए। ये क्षेत्रीय पार्टी हैं। इतना जब बता देंगे तो फिर इनके प्रभावों को आप पॉइंट में बताएंगे कैसे। इसके प्रभावों को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। पहला पॉइंट, राज्यों की राजनीति में प्रभाव। अब देखेंगे कि क्षेत्रीय दल राज्यों की विशेष मुद्दों जैसे भाषा, संस्कृति, क्षेत्रीय असमानता आदि को प्रमुखता से उठाते हैं। अब देखिएगा, जो जहाँ का क्षेत्रीय दल होता है वहाँ के विशेष मुद्दों को वह उठाता है ना। फिर दूसरा पॉइंट बताएंगे कि केंद्र सरकार में भागीदारी। कई बार क्षेत्रीय दल गठबंधन सरकारों का हिस्सा बनकर राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करते हैं। अब देखिएगा कैसे। देखिए, जो क्षेत्रीय दल जिस राज्य के होते हैं वह जब सरकार में आते हैं तो अपनी जो उनका अपने राज्य में जो वादा किए हुए रहते हैं, जो उनका मतलब अपना एक प्रकार से जो नीति होता है, राजनीतिक जो पॉलिसी होता है, उसको लागू करवाने के लिए केंद्र के जो सरकार होती है उस पे मतलब दबाव डालते हैं, और यह मतलब दबाव डालकर अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय सरकार की नीतियाँ होती है इन क्षेत्रीय दलों से आप देखेंगे प्रभावित होती है ना। अब देखिएगा, अब मान लीजिए कि कैसे। अब आप कहेंगे कैसे पर, अब मान लीजिए केंद्र सरकार को बहुमत नहीं मिला तो क्षेत्रीय दल गठबंधन सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे, और यह अपने राज्य के विकास के लिए देखेंगे विशेष पैकेज या नीतिगत बदलाव की मांग करते हैं, और केंद्र सरकार बहुमत के अभाव में इनकी बात मानने के लिए विवश भी होती है। तो इसका कभी कभी सकारात्मक प्रभाव भी जाता है और कभी कभी नकारात्मक भी। अब देखिए उसके बाद क्या बताएंगे, स्थानीय जनता की आवाज़। अब देखिए, स्थानीय यह दल जनता से सीधे जुड़े होते हैं और उनके मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं। अब देखिए, क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं स्थानीय जनता से ज़्यादा अच्छे से जुड़े होते हैं और खासकर उनके मुद्दे को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनको क्षेत्रीय स्तर पर अपने को मजबूत बनाना है। इसका सबसे बड़ा रीजन है। जब इतना बताएंगे तो इसको करेंट टच थोड़ा सा देंगे, सामयिक संदर्भ। हाल ही में देखेंगे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में क्षेत्रीय दलों ने केंद्र की नीतियों पे असर डाला है। अब बिहार में देखिए जेडीयू सरकार में है, तो अपने राज्य मतलब यहाँ की जो मतलब कुछ उनका जो पैकेज की मांग होगा, चाहे कुछ मतलब अपने राज्य के विकास के लिए कुछ काम करवाना होगा, तो कहीं ना कहीं केंद्र की नीतियों पे को प्रभावित करेंगे। तो वैसे ही केंद्र सरकार में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां मतलब होगी वो अपने अपने राज्य के लिए विशेष पैकेज का मांग करती है। अब उसके बाद निष्कर्ष बता देंगे। अब निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि क्षेत्रीय दल लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। अब देखिए, क्षेत्रीय दल लोकतंत्र को कैसे मजबूत करते हैं। देखिए, यह स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पे उठाते हैं, जनता को अधिक विकल्प देते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सत्ता के केंद्रीयकरण से विकेंद्रीकरण बनाने में मदद करते हैं। मतलब सत्ता को विकेंद्रीकरण करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जातीय और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा भी दे सकते हैं। अब देखिएगा, कभी कभी क्या करते हैं क्षेत्रीय दल का जो नेगेटिविटी है कि वे विशेष लोगों का वोट लेने के लिए विशेष लोगों के गलत चीज़ों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह जातीय और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने का काम करते हैं। बट होना यह चाहिए कि जो सही चीज़ है उसके लिए आवाज़ उठाएं और गलत जो चीज़ है उसके लिए ना आवाज़ उठाएं। इसको जब आप लिख लेंगे तो आपका आंसर शॉर्ट में परफेक्ट हो गया।
अब चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब देखिए इसको क्या करेंगे, भूमिका मतलब क्या लिखेंगे आप। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या था। तो देखिए भूमिका में आप क्या लिखेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता कानून में संशोधन करने के लिए लाया गया, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना था। आप देखेंगे कि यह कानून जो इन देशों से जो आए थे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मतलब देने के लिए एक आसान प्रक्रिया बनाने के लिए इसको मतलब लाया गया। कहने का मतलब है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए थे उनको नागरिकता देने के लिए यह प्रावधान लाया गया। उसके बाद फिर पैरा चिन्ह करके लिखेंगे कि इस अधिनियम के मुख्य बिंदुओं को निम्न रूपों में देख सकते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, किसे लाभ मिलेगा। अब देखिए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदायों को इसके तहत नागरिकता मिलने की सुविधा दी गई। अब देखेंगे कि इन लोगों को इसके तहत नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है ना। अब देखिए फिर आप आइए क्या बोलते हैं मुस्लिम, हाँ मुस्लिम समुदाय, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं। इस कारण देखिएगा देश भर में बहस और विरोध प्रदर्शन हुए। अब देखेंगे कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कुछ वर्ग मतलब क्षुब्ध हुए कि उनको क्यों नहीं शामिल किया गया, और इसके लिए आप देखिएगा देश भर में कुछ लोगों ने प्रदर्शन भी किया और इसके अगेंस्ट आवाज़ भी उठाया है ना। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट आप बताएंगे कि एनआरसी से जुड़ी संबंधित चिंताएं। अब देखिए इसमें क्या बताएंगे आप। कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से जोड़कर देखा, जिससे कई वर्गों में असुरक्षा की भावना हुई। अब देखिए एनआरसी क्या है, देखिए एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मतलब भारतीय नागरिकों की पहचान करने के लिए इसे बनाया गया था। तो इससे जोड़कर लोगों को देखा गया कि कहीं उनकी नागरिकता ना खत्म हो जाए, और कई वर्गों में इसको लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हुआ। अब इतना दिखाने के बाद अब आप दिखाएंगे कुछ करेंट टच इसको भी देंगे। देखिए देश के कई हिस्सों में सीएए के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हुए। क्यों प्रदर्शन हुए, क्योंकि समर्थन क्यों किया गया कि इससे शरणार्थियों को राहत मिलेगी। विरोध क्यों हुआ, विरोध में क्यों प्रदर्शन हुआ कि इसे धर्म के आधार पर नागरिकता देने वाला कानून बताया गया और एनआरसी के साथ जोड़कर देखा गया, जिससे कुछ लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा हुआ। और उसके बाद फिर बताएंगे हाल ही में सरकार ने इस अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत भी दिए हैं। इतना बताएंगे तो उसके बाद अब आप इसका निष्कर्ष बता देंगे तो आंसर आपका परफेक्ट हो जाएगा। अब कैसे, अब देखिए निष्कर्ष क्या कहेंगे, यह अधिनियम शरणार्थियों के लिए लाया गया, लेकिन इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को लेकर देश में गहरी बहस जारी है। कहने का मतलब है कि इसको लेकर देश में बड़े पैमाने पर मतलब बहस जारी है कि कितना सही है कितना गलत है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जब इतना आप लिख देंगे तो आपका यह सेक्शन आंसर हो गया। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, संविधान और संविधानवाद में अंतर, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए संविधान वह लिखित दस्तावेज है जो देश की शासन व्यवस्था को संचालित करता है, जबकि संविधानवाद लोकतंत्र की आत्मा है जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है। देखिए संविधान क्या होता है, यह देश का सर्वोच्च कानून है जिसमें शासन के नियम होते हैं। और संविधानवाद क्या है, यह विचारधारा है जो कहती है कि सरकार संविधान के नियमों के तहत ही काम करे, उसके अगेंस्ट जाकर नहीं, है ना। इसके बाद फिर आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे इनके संदर्भ में निम्न बिंदुओं को देख सकते हैं। अब देखिए कैसे, पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे, संविधान यह नियमों, कानून और अधिकारों का लिखित संग्रह है जो सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों को तय करता है। कहने का मतलब है कि इसके माध्यम से सही तरीके से शासन प्रणाली को चलाकर सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने का काम किया जाता है, जिससे आम नागरिकों का या आम लोगों का बड़े स्तर पर विकास हो सके। उसके बाद आप बताएंगे संविधानवाद। अब देखिए संविधानवाद क्या है, अब देखिए यह एक विचारधारा है जो सरकार को नियंत्रित करने और नागरिकों को अधिकार करने की रक्षा देती है। मतलब यह बताता है कि सरकार की जो शक्ति है वो सीमित होनी चाहिए और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होनी चाहिए। मतलब सरकार की शक्ति असीमित नहीं होनी चाहिए, एक लिमिटेशन होना चाहिए उसके ऊपर, जिससे आम लोगों का जो अधिकार है वो सुरक्षित रह सके।
अब देखिए, अधिनायकवाद बनाम लोकतंत्र, मतलब संविधानवाद यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार निरंकुश न बने। कहने का मतलब संविधानवाद सरकार की शक्ति को सीमित करने का प्रयास करती है। वह चाहती है कि जो सरकार का जो मतलब रवैया हो वह संविधान के नियमों के अधीन ही हो, जिससे कोई भी सरकार तानाशाही न बने, निरंकुशता न बरते। इतना जब बता देंगे तो फिर इसको थोड़ा सा कैरेंट परिप्रेक्ष्य में इसको मतलब देखने का प्रयास करेंगे। अब कैरेंट परिप्रेक्ष्य में क्या देखेंगे सामयिक संदर्भ में, कि भारत में संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की भूमिका पर समय समय पर चर्चा होती रहती है। मतलब क्या, अब देखिए कि सरकार कभी कभी संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है, तो न्यायपालिका सरकार के गलत फैसले को रोकने का काम करती है। इसी बिंदुओं के अंतर्गत आप देखिएगा कि इन दोनों के बीच बातों को लेकर चर्चा होती रहती है। जब इतना बताएंगे तो फिर आप इसका एक अच्छा निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे निष्कर्ष में, कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवंत सिद्धांत है। संविधानवाद इसकी आत्मा है जो लोकतंत्र को वास्तविक रूप से सफल बनाता है। अब देखिए, संविधान कैसे मतलब एक लिखित दस्तावेज नहीं है। देखिए, यह समय के साथ साथ हमारा जो संविधान है ना वह बदलते रहता है और साथ साथ इसमें विकास मतलब विकसित होते रहता है। इसीलिए इसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। और संविधानवाद जो संविधान का है एक प्रकार से आत्मा है और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक प्रणाली बनाने का यह एक बहुत बड़ा काम करता है। मतलब इसका एक बेहतर योगदान है जो लोकतंत्र को वास्तविक रूप से सफल बनाने का काम करता है। जब इतना आप लिख लेंगे तो यह क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का काम करेंगे। पांचवा क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, भूमिका देंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत में लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए लाया गया। 2 लाइन में ही भूमिका लिखेंगे। अब देखिए, सूचना का अधिकार क्या है, यह नागरिकों को सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो इससे क्या होता है, इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। तब इससे ना एक बेहतर लोकतंत्र का विकास होता है। जब इतना आप लिख देंगे तो आप अब लिखेंगे कि इसके मुख्य बिंदुओं को मतलब आप दिखाएंगे, तो इसके मुख्य बिंदुओं को निम्न रूपों में देख सकते हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, जानकारी मांगने का अधिकार। अब देखिए, कोई भी नागरिक सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त कर सकता है। देखिए, अब इससे क्या होगा कि आम लोगों के बीच भी लोकतांत्रिक मतलब शासन के प्रति एक काफ़ी ज़्यादा विश्वास जगेगा। और जो शासन के जो अंग है मतलब जो शासन मतलब सरकार है उनके अंदर भी एक प्रकार से पारदर्शिता आएगी, क्योंकि उनको भी इस जनता के प्रति जवाबदेही होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, भ्रष्टाचार पे अंकुश। अब देखिए, इससे सरकारी योजनाओं और नीतियों में भी पारदर्शिता बढ़ी। अब देखिए, पहले क्या होता था कि कोई कुछ भी कर लिया उसकी सूचना आम लोगों तक नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ उसके बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना किसी भी सरकारी नीतियों से रिलेटेड सूचना मांग सकता है और सरकार को देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा मिलता है। जब इसे आप लिख लेंगे तो फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे किस पर लागू नहीं होता। तो देखिए, कुछ गोपनीय संस्थाओं जैसे रक्षा और खुफिया एजेंसियों पर यह लागू नहीं होता है। कहने का मतलब है जहां देश की एकता और अखंडता की बात होती है वहां इसको सूचना का अधिकार को लागू नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि इससे कहीं नुकसान नहीं हो, लेकिन कुछ जो मतलब काफ़ी जो मतलब सीरियस जैसे वाले होते हैं मतलब काफ़ी गोपनीय जो संस्थान होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना देना पड़ता है। जब इतना बता देंगे तो फिर कैरेंट टच थोड़ा सा इसको भी देंगे। देखिएगा सामयिक संदर्भ में, अब सामयिक संदर्भ में क्या लिखेंगे आप कि हाल ही में आरटीआई अधिनियम में संशोधन किया गया जिससे सूचना आयुक्तों को स्वतंत्रता को लेकर बहस हुई। अब देखिएगा कि अब पहले सूचना आयोग स्वतंत्र थे, लेकिन संशोधन के बाद सरकार का नियंत्रण सूचना आयुक्तों पर बढ़ गया है। अब इतना बताने के बाद इसका ना आप एक अच्छा निष्कर्ष लिख देंगे 2 लाइन में। अब देखिए क्या निष्कर्ष लिखेंगे आप कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत करता है। अब देखिए, सूचना का अधिकार लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है। अब देखिए, पहला कि यह भ्रष्टाचार को रोकता है। सेकेंड, नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार देता है। तीसरा, पारदर्शिता बढ़ाकर लोकतंत्र को मजबूत करता है ना। लेकिन इसे और ज़्यादा प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। इतना लिख देंगे, आपका निष्कर्ष परफेक्ट हो गया। दोस्तों, हमने 5 क्वेश्चंस काफ़ी तेज़ी में देखने का प्रयास किया जिससे कम से कम टाइम में आपको मैं करा दूं।
आप इसे काफ़ी अच्छे से देखेंगे और हमने लगभग उतने ही शब्दों का प्रयोग किया है जितना शब्द आपका एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़े। ऐसा नहीं है कि मतलब 80-90 शब्द में लिखना हो और मैं उसे 500 शब्दों में लिख दूँ, क्योंकि आप सीखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? और अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप काट-छाँट करके आप मतलब इसको सॉर्ट करेंगे। तो मैं आपको उतना ही बताने का प्रयास करता हूँ जितना आपको ज़रूरत है। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, सबसे पहले मैं सभी सब्जेक्ट का शॉर्ट क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा, क्योंकि लॉन्ग आप लोगों को कहीं न कहीं तो मिल ही जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस शॉर्ट में देखने को काफ़ी अभाव मिलता है। तो सबसे पहले मैं जीएस में शॉर्ट क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा और बीच-बीच में लॉन्ग क्वेश्चंस भी लाऊँगा। तो दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट सुबह में मैं हिस्ट्री का कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और दोपहर में मैं आपको ऐसे कराऊँगा और शाम में मैं आपको पॉलिटी का शॉर्ट क्वेश्चन कराऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।